अब हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और उसका रिवीजन में है ना, हम बेसिक्स बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका सम्स आता है तो वो तो बहुत इजी होता है। हम डायरेक्टली थोड़ा हायर एंड पे जाएंगे। तो ऐसे होता है जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो उसके मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। मतलब पार्शियल में क्या होता है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो x की वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। मतलब उसका जब डेरिवेशन है सिर्फ x का तो उसका 1 हो जाएगा, पर जब भी y का डेरिवेशन आ जाते हैं तो उसको अगर कांस्टेंट ट्रीट किया है तो वो 0 हो जाएगा। वैसे ही ऐसे डबल पार्शियल डेरिवेटिव होता है। उसका मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। उसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन आर की तरह से लिखते हैं। वैसे ही डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई है उसको हम एस की तरह से जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर है उसको टी की तरह से जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं टोटल डेरिवेटिव थ्योरम। उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है z, अब z किसका फंक्शन है, वो u का फंक्शन है। मतलब z कैसा फंक्शन है, जैसे z इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस u, ऐसा कोई फंक्शन है तो z किसका फंक्शन हुआ, u का। और u बाद में x और y का फंक्शन है। देखा कि z u का फंक्शन है और u x और y का फंक्शन है। तो अगर हमें पूछा जाए कि डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने ये देख लिया कि एक पाथ मिल गया हमको, z से u में जाना है और u से x में जाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से कैसे होगा, जैसे डेल z बाई डेल एक्स पूछा है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले z से u में जाएंगे तो डी जेड बाई डी यू, और बाद में u से x में जाएंगे दैट इज डेल u बाई डेल एक्स। अब इधर टोटल डेरिवेटिव हमने यूज़ किया है, ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ नहीं किया। इधर क्यों टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया है, क्योंकि z से u में जा रहे हैं तब u भी एक x और y का फंक्शन है। अगर u को हमने डायरेक्टली कांस्टेंट मान लिया तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। इसलिए हमें टोटल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ता है। जैसे क्या z से u में गए तो उसमें टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया, बाद में u x और y का ही फंक्शन है, x और y किसी के फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इधर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं दैट इज डेल u बाई डेल एक्स। जैसे डेल z बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही अगर y को डेल z बाई डेल वाई फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो पहले z से u में जाएंगे और u से y में जाएंगे तो वो क्या होगा, डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू फर्स्ट डी जेड बाई डी यू, उसको टोटल डेरिवेटिव करते हैं और बाद में u का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसे हमें ये मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आते हैं। क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है u है वो x और y का फंक्शन है। इधर क्या था, z u का फंक्शन था। वैसे z अगर दो वेरिएबल का फंक्शन हो जाए, जैसे u है x और y वो दो वेरिएबल का फंक्शन है और x और y वो अगेन t का फंक्शन है। मतलब क्या होगा, u x और y का है और x और y t के फंक्शन है। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, अगर हमको u से डायरेक्टली t जाना है तो वो कैसे जाएंगे, तो हमको दो पाथ मिल गए। अगर ये डायग्राम आप ड्रॉ करते हो एग्जाम में तो उसमें कुछ गलत नहीं है और आपको इजी भी होगा कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, u को x के विथ रिस्पेक्ट में करो, मतलब डेल u विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, और x को t के विथ रिस्पेक्ट में करो तो डी एक्स बाई डी टी। अब इधर डी एक्स बाई डी टी लिखो या डेल एक्स बाई डी टी लिखो, डेल टी लिखो, दोनों सेम ही होने वाला। क्यों, क्योंकि x डायरेक्टली t पे डिपेंडेंट और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पे को मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए हम ऐसे इधर टोटल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर u से हमको t पे जाना है तो y का भी एक पाथ है, मतलब हमको दो पाथ इंक्लूड करने पड़ेंगे, ये याद रखना है। अगर डायरेक्ट सिर्फ x का पाथ लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो पहले हमने x का पाथ लिख लिया, अब हम y का पाथ लिखेंगे तो वो क्या है, डेल u विथ रिस्पेक्ट टू डेल y और y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ऐसे आ जाएगा। अब दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल डी यू बाई डी टी। अब कंपोजिट फंक्शन है उसमें भी दो वेरिएबल वाले आ सकते हैं। जैसे इधर हमने देखा कि u x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, पर t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया था। पर इधर क्या होगा, t भी एक वेरिएबल हो जाएगा वो जो डिपेंडेंट है। वैसे कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, देखिए z है वो x और y का फंक्शन है और x और y वो भी दो वेरिएबल के फंक्शन है u और v, और y है वो भी u और v का फंक्शन है।
मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि z से अगर u में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले z से x में जाएंगे, x से u में जाएंगे, फिर z से y में जाएंगे और y से u में जाएंगे। वैसे ही अगर डेल z विथ रिस्पेक्ट टू डेल v फाइंड करना है तो उसमें क्या करेंगे, डेल z विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, फिर डेल x विथ रिस्पेक्ट टू डेल v, सिमिलरली डेल z विथ रिस्पेक्ट टू डेल y एंड डेल y विथ रिस्पेक्ट टू डेल v। तो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा और ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। आप अगर ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कोई भी आपका फॉर्मूला लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। जैसे ऐसे दिया हो आपको कोई भी फंक्शन u है, वो कैसे दिया है कि वो ऐसा फंक्शन है जिसमें ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई है और ये z माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई एक्स जेड है। तो इसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि इधर तो देखिए u दिया है, बाद में x दिया है, y दिया है, z भी दिया है, तो इतने सारे वेरिएबल्स एक साथ हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो हमको क्या करना है, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो तो उसको भी हम एक वेरिएबल की तरह से हम मतलब एक फंक्शन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे u इज़ अ फंक्शन ऑफ l एंड k, तो ये l इसको हमने l सपोज कर लिया और इसको हमने k सपोज कर लिया, मीन्स u इज़ द फंक्शन ऑफ l एंड k। नाउ l इज़ अगेन फंक्शन ऑफ, मतलब इसको हमने अगर l सपोज किया है तो l किसका फंक्शन है, x और y का। वैसे ही k किसका फंक्शन है, z और x का। तो ऐसे अगर हम लिखते हैं u फंक्शन है l और k का, l फंक्शन है x और y का, वैसे ही k फंक्शन है x और z का। तो अगर हम डेल यू बाई डेल एक्स लिखते हैं तो वो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एल विथ रिस्पेक्ट टू डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है। वैसे ही डेल यू बाई डेल एम इंटू डेल एम बाई डेल एक्स, तो इससे हमें डेल यू बाई डेल एक्स मिल जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं इफ़ एनी फंक्शन इज गिवन इन 3 वेरिएबल। मतलब क्या है कि अगर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये इसमें कितने वेरिएबल इंक्लूड है, देखिए ये एक्स है, वाई है और जेड, मतलब तीन वेरिएबल में हमको दिया है ये फंक्शन। तो उसमें क्या करना होता है कि हमें एक रूल है, सिंपली एक आपको रूल याद रखना है कि कोई भी वो 3 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल दूसरे 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। मतलब वो कोई भी एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। कैसे, जैसे ये फंक्शन है, इसमें हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया कि ये जो ऐसे 2 दिए उसको भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर लिया। जैसे इसको हमने l सपोज कर लिया, इसको हमने k सपोज कर लिया। तो f किसका फंक्शन है, l और k का, तो हमने मिल गया l और k का। l किसका फंक्शन है, x और y का, तो हमने ये लिखा l x और y का फंक्शन है। बाद में k किसका फंक्शन है, z और x का, z और x का। अभी हमें 3 वेरिएबल इधर दिया है, देखिए x है, y है और z है। तो हम इधर सपोज करते हैं z है ना, वो भी 2 का फंक्शन होगा, जैसे z x और y का फंक्शन होगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन में ऐसे फाइंड करने को ही दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एक्स वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस 2x इक्वल टू 0 है और आपको पूछा होगा कि डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करो या फिर डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करो। तो डेल जेड बाई डेल एक्स कब होगा, जब जेड एक्स और वाई का फंक्शन होगा, तभी वो पॉसिबल है फाइंड करना, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। अब आते हैं इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। इम्प्लिसिट मतलब क्या, जैसे एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई का, पर y है वो फिर से x का फंक्शन है। मतलब क्या, घूम फिर के हम किधर आ रहे हैं, x पे ही आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, f जैसे हम डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना को बोले तो पहले डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे, फिर हम y का पाथ लेंगे, मीन्स डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई इंटू डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ठीक है। तो उसको अगर मैनिपुलेट किया जाए तो हमको एक dy बाई डी एक्स की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली इसे सोल्व किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि f तो डायरेक्टली x का फंक्शन है, पर और एक पाथ हमें मिलता है जो y से गुजर के जाता है, ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली हम अगर मेजर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन वाई। अगर ये फंक्शन है और हमें क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स पूछा हो ना, तो जनरली क्या होता है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। वो कैसे पता चलेगा, जैसे y और x है, इसको हम अकेले y के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो एक इसको अगर इस बाजू ले लेते इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम एफ ऑफ एक्स में मतलब फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, y लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग साइन वाई।
तो ये फंक्शन को लिखा तो हमने क्या देखा कि y है, अगर फंक्शन को हमें x के विथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली y से भी कर सकते हैं, इसलिए हमको दो पाथ मिल गए। तो हमें क्या पता चल गया कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसकी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जैकोबियन का। अब जैकोबियन क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। तो ऐसा जब अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो अब हम जैकोबियन का यूज़ करते हैं। ये क्या एक डिटर्मिनेंट मेथड है जो थोड़ा इजी हो जाता है मैनिपुलेट करने में। जैसे डेल u कोमा वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल x कोमा वाई है, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले लिखेंगे डेल u विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, बाद में u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल u विथ रिस्पेक्ट टू डेल y, बाद में सेकंड रो में लिखेंगे v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड v विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। अब जैकोबियन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है चेन रूल। चेन रूल कैसे अप्लाई होता है? अगर आपको ये थोड़ा आपको हार्ड हो जा रहा है, जैसे फाइंड करना डेल यू बाई डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स बाई डेल वाई आपके लिए हार्ड हो रहा है, मतलब आपको क्या दिया है? एक ऐसा फंक्शन दिया है जो u और v है ना, वो किसी और वेरिएबल के फंक्शन हो जा रहे हैं। जैसे r और s हम सपोज कर लेते हैं, u और v r और s के फंक्शन है और r और s x और y के फंक्शन है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा घूम फिर के आना हो तो आप डायरेक्टली एक चेन रूल अप्लाई कर सकते हो कि u विथ रिस्पेक्ट टू r u कोमा v विथ रिस्पेक्ट टू r एन s एंड r एन s विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हमने इधर कैसे वन वेरिएबल में कर रहे थे कि f विथ रिस्पेक्ट टू l, l विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वैसे ही इधर भी हम ऐसे ही करना है कि u कोमा v विथ रिस्पेक्ट टू r कोमा s एंड r कोमा s विथ रिस्पेक्ट टू x कोमा y। तो ऐसे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है एक टॉपिक ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये सिलेबस में है पर जनरली पूछा नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे उल्टा ट्राइंगल जैसा सिंबल है और बाद में f। तो ग्रेडियंट का ऑफ f का मतलब क्या है कि कोई वेक्टर हो उसका हमें अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना तो वो कैसे करेंगे? तो वो ग्रेडियंट ऑफ f से फाइंड किया जाता है। जैसे वेक्टर हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले अगर जो आई कैप वाला हो उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेट करेंगे, फिर जे कैप वाला जो टर्म है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेट करेंगे और के कैप वाला जो टर्म है उसको विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का एक सिंपल फॉर्मूला है, ये सिर्फ याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब आता है एक प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट की। ये क्या है? देखिए, अगर ये जो लिखा है ये क्या लिखा है कि df की वैल्यू लिखी है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में मल्टीप्लाई किया विथ डेरिवेटिव ऑफ x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर मल्टीप्लाई किया dy से। वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर टोटल डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू z। तो इसको हम अगर सेपरेट कर ले, ये dx dy dz को अगर सेपरेट कर ले तो वेक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाले टर्म अलग हो जाते हैं, मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, तो सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ है इंटू डी आर कॉस थीटा है, उसकी वैल्यू डी एफ की वैल्यू क्या होती है? ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू डी आर कॉस थीटा। सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। ये किधर पूछा नहीं जाता है पर जनरल एक प्रॉपर्टी है तो कभी भी आ सकता है। अब आ जाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कि अगर हमको ये आता है, मतलब ग्रेडियंट आता है, तो ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे कि एक वेक्टर दिया है उसको आपके दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे? जैसे ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर दिया है वो एक दूसरा वेक्टर है, फिर ग्रेडियंट जो फाइंड करना है वो एक दूसरा वेक्टर है। तो उसको कैसे करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू, अब यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है? उसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये उसकी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो कोई भी आपको ऐसे फंक्शन दिया हो जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ऐसा कोई फंक्शन आपको दिया है, ठीक है, और एक वेक्टर दिया है
जो क्या है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इधर दिया जैसे एक फंक्शन दिया है आपको एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बाद में एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 z1 और एक वेक्टर दिया होगा। क्वेश्चन में अगर इतनी चीज़ें दी है तो मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले क्या दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा और एक वेक्टर दिया होगा। अब अगर इतनी चीज़ें दी है तो पहले क्या होगा, फंक्शन का हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। अगर ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, बाद में क्या करेंगे, एक वेक्टर दिया है आपको, अगर ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पुट करनी है x1 y1 z1 पॉइंट पे, ठीक है, तो इधर जो वैल्यू आएगी उस पर x1 y1 z1 हम पुट कर सकते हैं। अब आपको एक वेक्टर दिया होगा, वेक्टर का क्या करना है, आपको पहले वेक्टर लिखना है और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर बनाने हैं। तो वेक्टर लिख लिया x नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट कैप के, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब आ जाते हैं टेंजेंट पहले। और टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन, इसका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये याद रखना है कि टेंजेंट की इक्वेशन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। मतलब पूरा प्लेन होगा जो एक कर्व को टच करके जाएगा, ठीक है, वो एक लाइन नहीं होगी, ये पूरा प्लेन होगा। तो इसमें हमें क्या दिया होगा, दो चीज़ें दी होगी कोई भी क्वेश्चन में। एक सरफेस मतलब एक कोई जिस पे हमें टेंजेंट की प्लेन की वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक सरफेस दी होगी और एक पॉइंट दिया होगा। अगर ये दो चीज़ दी है तो आपको क्या पहले फाइंड करना है, डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई फाइंड करना है और डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड फाइंड करना है। अब वो तीनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली, बाद में इस पॉइंट की वैल्यू उसमें रख देनी है। जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड किया, बाद में उसमें इस पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए, बाद में डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड किया, बाद में उसमें भी इस पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए, और फिर से डेल एफ बाई डेल जेड फाइंड किया, उसमें भी इस पॉइंट की वैल्यू रख देनी है। और ये क्या है, x माइनस x1, मतलब x तो हमें प्लेन का इक्वेशन के लिए चाहिए, इसलिए x माइनस x1, ये पॉइंट x1 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट का x मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज x1, बाद में y1 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड z1 इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये टेंजेंट प्लेन ऑफ द प्लेन है, ये टेंजेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। अब ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जैसे इधर हमने क्या किया, x माइनस x1 इंटू किया था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, वैसे इधर इंटू किया था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, वैसे इधर इंटू किया था, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो वो नॉर्मल लाइन की ये इक्वेशन, ये अभी आप याद रख सकते हैं, तो बहुत ईजी है। अब आता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो जनरली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव का, मतलब ज़्यादा मार्क वाला, तो वो मैक्सिमा मिनिमा में से पूछा जाता है, नॉर्मली 4 मार्क में आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया होगा x और y के फॉर्म में, उसका आपको मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो एक स्पेसिफिक मेथड है, इस मेथड से आप कोई भी 2 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या करना होता है, आपको उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर देना है, पार्शियली डेरिवेट कर देना है। बाद में उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 स्टेशनरी वैल्यू, या मतलब फंक्शन पे डिपेंड करता है, उतनी स्टेशनरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर स्टेशनरी वैल्यू मिल गई, बाद में आपको इसको एक बाजू पुट कर, मतलब सभी को एक बाजू इकट्ठा कर देना। बाद में आपको क्या फाइंड करना है, इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब f था, पहले आपने विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट किया, फिर उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट करना है और उसको नाम देना है r। फिर ये y फाइंड किया था पार्शियली डेरिवेटिव में, उसको फिर से पार्शियली डेरिवेट करना है और उसको नाम देना है t। और बाद में कोई भी आके इस दोनों में से कोई भी एक ले लो और उसको पार्शियली डेरिवेट करो ऑपोजिट से। जैसे ये लिया तो उसको आपको पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा dy से, और अगर ये लेते हो तो इसको पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा dx से, और उसको हमने नेम दे दिया s। आप कोई भी करोगे दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है rt माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अब rt माइनस एस स्क्वायर से हम जज करेंगे कि वो जो हमको पॉइंट्स मिले वो मैक्सिमा के पॉइंट्स है, मिनिमा के पॉइंट्स है या सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट मतलब क्या, उस पॉइंट पे ना इधर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है। अब क्या करना है, जैसे rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू मिली तो पहले पॉइंट हम अगर लेते हैं, जैसे हमको सपोज करते हैं कि एक पॉइंट मिला 1,1, तो उसके लिए हम rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फिर हम r की वैल्यू चेक करेंगे।
आर की वैल्यू इस पॉइंट पे जो हमने 1,1 लिया था उस पॉइंट के आर की वैल्यू क्या लेस देन 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0 आ रही है? अगर लेस देन 0 आ रही है तो वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर वो पॉइंट फंक्शन में रखेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को अगर फंक्शन में रखेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, वो हमेशा सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट मतलब क्या है? वो नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम, वो कर्व पे तो लाई करता है पर वो मैक्सिमम भी नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, वो कर्व के इधर बीच में लाई करता है, ठीक है। और अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। अब अगर ये हमने क्या देख लिया, 2 वेरिएबल के लिए देख लिया। अब अगर 3 वेरिएबल की बात आए तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड में क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया होगा और उसी फंक्शन का एक रिलेशन दिया होगा। जैसे ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल है। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, 2 वेरिएबल में था, इधर 3 वेरिएबल में है, और उसका एक रिलेशन दिया होगा एक्स वाई और जेड में, और रिलेशन इक्वल टू 0 होगा और ये फंक्शन होगा। अब आपको इसको दोनों को मिला के एक ऐसे एक फंक्शन बनाना है। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस लैम्डा टाइम्स फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0। तो ये एक पूरी इक्वेशन बन गई आपके पास। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लैग्रेंज इक्वेशन। और ये जो लैम्डा है उसको क्या बोलेंगे? लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अब इस लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें हम फर्स्ट इसको इस पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करते हैं, तो वो क्या हो जाए डेल एफ बाई डेल एक्स, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स, और बाद में इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ही मिलेगी। बाद में इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, पार्शियली डेरिवेट करेंगे, और फिर z के विथ रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे ये इस पूरे फंक्शन को। तो अगर 3 इक्वेशन आ गई मतलब 3 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा की, तो 3 वैल्यू की जो लैम्डा की वैल्यू आ गई उन सबको एक साथ कंपेयर करेंगे, मतलब दो को अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने पॉइंट्स है वो हमें पता चल जाएंगे। इससे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर अब नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर दिया, बाद में उस पॉइंट को आप इस फंक्शन में रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी, वो डिपेंड करता है। पर लैग्रेंज मेथड ये नहीं बताता है कि वो पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा, वो आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू मिनिमा या मैक्सिमा अगर 2 या 3 पॉइंट है तो आपको सभी पॉइंट को वो फंक्शन में पुट करना है, फिर देखना है कि कौन सा पॉइंट का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, कौन सा पॉइंट का वैल्यू मिनिमम आ रहा है। लैग्रेंज मेथड से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, तो इधर ये पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।